नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं जयेश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। तो जैसा कि आप सब लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर एफएम कब पढ़ाएंगे, एफएम कब पढ़ाएंगे, तो लो जी, हम आ गए आपको एफएम पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कोर्स की बात कर लेते हैं। देखो ज़्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं, ठीक है। पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई ही करेंगे, ठीक है। तो एफएम की बात कर लेते हैं। ये आपके जो जेई जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका मैंने कोर्स खोल रखा है आगे। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, फ्लूइड्स। इसकी डेफिनेशन, आइडियल फ्लूइड्स, रियल फ्लूइड्स, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। इसको मैंने थोड़ा सा लेट डिस्कस किया हुआ है, आप जब लेक्चर्स देखेंगे। उसका क्या रीजन है वो मैं उसी टाइम वीडियो के अंदर बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी की जरूरत पड़ती है आपको कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स किसको कहेंगे। नॉन न्यूटोनियन के अंदर, जब हम नॉन न्यूटोनियन फर्दर डिवाइडेड है 5 तरह के फ्लूइड्स के अंदर, तो जब हम रियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी डीप नॉलेज की, इसलिए मैंने उसको थोड़ा लेट डिस्कस किया है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से, फिर आगे बढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, बायोन्सी, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। देखिए इससे थोड़ा सा हमेशा घुमा फिरा के सवाल बनाया जाता है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स से। बाकी सब ये तो देखो अंटू पंटू है, फटाफट से होने लायक सवाल है। कुछ कुछ जगह जैसे जहाँ पर थोड़ा टफ है या जहाँ पर थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अपना कुछ एक टच दिया हुआ है ट्रिक्स बनाकर। तो कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर फॉर्मूले, मतलब इतना हो कर सकता हूँ मैं आपको 50%, तो आपको मैं क्लास के अंदर ही याद करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, ठीक है। अरे बिल्कुल मेहनत करेंगे, आप लोग अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग मेहनत करने के लिए ही देख रहे हैं, तो बिल्कुल हम साथ में जयन बनेंगे। अब फिर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन है, उसकी एप्लीकेशन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, सीधे आपको डायग्राम दे देंगे। जो हम बात करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ज़्यादातर केस में। क्या होता है, जो ये सिपोलिटी वियर है इसका सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, या ट्रायंगुलर और नॉचेस भी इसके अंदर है। इन नॉचेस के सीधे सीधे फॉर्मूला लिखे हुए रहते हैं, उसको थोड़ा सा फेरबदल करके चारों ऑप्शन बना देते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एक बार में टिक करके आंसर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं हम कितने नंबर की आएगी, जो सबसे बड़ा इशू होता है सभी का। तो कितने नंबर की आएगी, देखिए एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है, एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप किसी भी जेईएन लेवल के एग्जाम के लिए कंपेयर करें तो लगभग 8 से 12 मार्क्स की आती है, समझे। कोई भी, चाहे आप एसएससी को उठा लीजिए, एसएससी जेई को उठा लीजिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जेई, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एई जेई, मतलब ये सेम असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई हो जाता है, सेम बात। और ये जेई एई। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही सुंदर है, पर लेकिन इतना कह सकता हूँ कि नॉलेज इतना दे देंगे आपको कि आपसे जितने क्वेश्चन आएंगे ना, वो सब जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से बन जाएंगे। बस बशर्ते आप सब कुछ पढ़ ले, थोड़ी बहुत मेहनत कर ले, बस सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। देखिए कोर्स सबके पास होता है, फालतू डिस्कस करने से मतलब नहीं है, ज़्यादा डीप में जाने से मतलब नहीं है। हम चलते हैं हमारे पढ़ाई की तरफ, चलिए। तो ये हमारा शुभ नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, जयेश जागीर। और अब कुछ दिनों के लिए आपका मैं ही बडी रहने वाला हूँ, एफएम जब तक चलेगा, और होपफुली आगे भी अगर कुछ मौका मिलेगा तो और पढ़ा देंगे। देखते हैं आपका कितना प्यार देंगे आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज की। फ्लूइड प्रॉपर्टीज से पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। हम देखिए फ्लूइड स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना फ्लूइड क्या होता है। देखिए फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जिस पर अगर आप थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगा देंगे, या फिर शेयर फोर्स भी अगर आपको नहीं पता, वैसे तो सोम की क्लास चल रही है आप लोगों की, जीत सर ने पढ़ा दिया होगा आप लोगों को, तो वैसे पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स क्या होता है। तो अगर शेयर फोर्स किसी भी सब्सटेंस पे लगा दिया और वो डिफॉर्म हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा,
फ्लूइड हो जाएगा आपका। समझे बात? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका। फ्लूइड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स लगा दिया। मैं एक बार बना के बता देता हूँ, वरना कोई ना कोई आप में से कमेंट करेगा सर बना के तो समझाते। जब इसको हमने शियर फोर्स लगा दिया, कोई सब्सटेंस पड़ा है, वो जैसे हमने शियर फोर्स लगाया तो उसने बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं करा और वो बहने लग गया, स्टार्टेड फ्लोइंग। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा सब्सटेंस? फ्लूइड। अब फ्लूइड को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है? ये दो तरह से डिवाइड किया है, लिक्विड और गैसेस। आई बात समझ में? तो देखिए मैंने बता रखा है यहाँ पे, ये फर्दर डिवाइडेड है फ्लूइड, लिक्विड्स एंड गैसेस में। तो हम चलते हैं, देखिए मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर कि लिक्विड और गैसेस को भी अलग अलग क्यों रखा गया है फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर? वो इसलिए रखा गया है क्योंकि लिक्विड के पास फ्री सरफेस होती है। अब बात आती है भैया फ्री सरफेस क्या आ गया, क्या पंगा आ गया? ये अभी बता दें आपको, हम काहे के लिए बैठे हैं? बताने के लिए बैठे हैं ना। देखिए फ्री सरफेस ये होता है कि ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, टैंक है, इसके अंदर आपने पानी भर दिया तो पानी इस तरह से भरा रहता है, ये पानी की लेवल है, इसी को बोलते हैं क्या? फ्री सरफेस। मतलब जब आपने पानी भर दिया इसके अंदर और ऊपर से क्या करें, यहां पर खड़े हो गए आप, फिर इसको देख रहे हैं, तो आपको जो इसकी ऊपर की सरफेस दिखेगी ना, इसी को फ्री सरफेस बोलते हैं। अब ये फ्री सरफेस किसमें होती है? ये सिर्फ लिक्विड्स के अंदर होती है। और लिक्विड्स की खासियत क्या होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इनके पास। क्या शेप होता है लिक्विड के पास? शेप नहीं होता है लिक्विड के पास। फिर बात कर लेते हैं हम किसकी? गैसेस की। गैसेस के पास फ्री सरफेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी बात कर लेते हैं। देखिए हमने क्या करा, एक बॉटल उठा ली, अरे बॉटल उल्टी सीधी मत उठाना, परफ्यूम की बॉटल उठानी है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये कोई रूम है, आप कोने में चले गए, ये प्लान दिखा रहा हूं मैं आपको, टॉप व्यू है इसका, यहां पर कोने में चले गए और यहां पर जाकर एक कर दिया क्या, फिस। क्या कर दिया? फिस, मतलब स्प्रे कर दिया, ठीक है। फिस फिस मत करना, कुछ और कर दो। तो ये आपने जैसे स्प्रे करा तो यहां पर एक कोई पर्सन बैठा है या फिर यहां पर बैठा है, उसको भी तुरंत सुगंध आ जाएगी। क्यों? क्योंकि गैसेस के पास कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, वो जिस भी कंटेनर के अंदर आप उसको डाल देंगे उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो जैसे ही आपने इसके अंदर स्प्रे करा तो इसके लिए क्या होगा, ये पूरा रूम एक कंटेनर की तरह बिहेव करेगा और ये पूरे कंटेनर में फैल गया, ठीक है। तो एक बॉटल गैस, जैसे अगर इसके अंदर 1 लीटर गैस भरी हुई है तो आप उसको एक 10 लीटर के कंटेनर में भी भर सकते हैं और होटल ताज में भी भर सकते हैं। समझ गए बात? ताज होटल है ना मुंबई में, यहाँ धमाके माके हुए थे पुराने। चलिए, तो गैसेस के पास फ्री सरफेस नहीं होता। और क्या इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। शेप तो भैया भूल ही जाओ शेप लिक्विड के पास ही नहीं होती तो इसके पास कहाँ से हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम स्टडी मेथड्स के बारे में। देखिए बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर ही दो तरह के स्टडी मेथड्स अपनाए जाते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। देखिए माइक्रो और मैक्रो आप लोगों को याद हो या नहीं हो मैं बता देता हूँ। माइक्रो और मैक्रो, वैसे माइक्रोस्कोप के माइक्रो के लिए क्या लगाते हैं हम? 10 ये यार, ये पेन ही नहीं दिख रहा, चलिए दूसरा ले लेते हैं। हम लोग पेन की कमी कहाँ है? जो आप लोगों को पसंद हो कलर वो कमेंट कर दिया अगर, उसी में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप क्या, माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। मैक्रो क्या होता है? 10⁻⁶। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि माइक्रो यानी बहुत छोटी लेवल की स्टडी जब हम करेंगे, एकदम डीप स्टडी करेंगे। मैक्रोस्कोपिक यानी कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल की स्टडी आ जाएगी। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर एक एक पार्टिकल की स्टडी करते हैं, बिल्कुल डिटेल हो जाती है। देखिए एक एक पार्टिकल की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो डिटेल स्टडी हो ही जाएगी अपने आप। और अगर आप एक एक पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टाइम भी तो लेगा। अरे भैया 1 लीटर के अंदर कितने कितने ज्यादा पार्टिकल होते हैं? अवोगैड्रो नंबर याद है किसी को?
चलिए वो थोड़ा केमिस्ट्री का टॉपिक होगा, अभी मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, यही बात कर लेते हैं, छोड़ो, याद भी नहीं होगा वैसे तो आप लोगों का, वगैरह नंबर याद हो किसी को कमेंट करके बताना, मैं खुद रिप्लाई करूँगा उस कमेंट का। तो फिर हम बात कर रहे थे कि डिटेल होती है, डिटेल्ड है तो मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा होगी इसकी, तो ये एक्यूरेट होती है। फिर बात कर लेते हैं मैक्रोस्कोपिक की। मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है, इसके अंदर एक फिक्स्ड वॉल्यूम मान लेते हैं या कुछ भी एक बड़ा अमाउंट, या फिर बड़ा अमाउंट तो खैर पैसे को बोलेंगे, एक बड़ी क्वांटिटी को मान लेंगे हम। तो एक बड़ी क्वांटिटी लेके फिर उसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो सभी पार्टिकल्स है वो जो हमने स्टडी करी एक बड़े क्वांटिटी की, उसी के अंदर सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी वो। तो मतलब ये थोड़ी बड़ी लेवल की स्टडी हो गई, ठीक है। ये कैसी थी, छोटी थी, आ गई। फिर कैसे करते हैं, क्या डिटेल्ड होगी, नहीं, तो ये डिटेल्ड नहीं होगी। एक्यूरेट होगी, एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो एक्यूरेट नहीं होगी। पर क्या माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी करते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? भाई आपके पास, आपको क्या करना है, आपकी पोस्टिंग हो गई WRD में, आपको क्या करना है, एक स्पिलवे डिजाइन करना है। स्पिलवे छोड़ो, अभी आपको बताना पड़ेगा स्पिलवे क्या होता है, ये नहीं होता। आप क्या करना है, एक पाइपिंग सिस्टम डिजाइन करना है, किसमें, एक कॉलोनी के अंदर। तो अब क्या आप पॉसिबल है कि पाइप के अंदर से एक एक पार्टिकल जो गुजर रहा है उसको आप पूरा स्टडी करें? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये प्रैक्टिकली जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ये छोटे मोटे अंटू पंटू बहुत पूछते हैं, और यही क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अंदर और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट के अंदर, ठीक है। तो अपने को पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में आपको बता ही चुका हूं, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर से ये थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, क्योंकि ये PPT या PDF जब आपको मिलेगी तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ पाएं आप, इसलिए। फिर बात कर लेते हैं हम कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। देखिए कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, इसका सिर्फ एक ही रीजन है पढ़ाने का, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकता है, वो भी संभावना है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बनेगा, पर क्या पता भैया बन जाए, किसको पता है। मैं तो बनाऊंगा नहीं पेपर, कोई और ही बनाएगा, क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। तो कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या कहता है, ये कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है। कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच किसमें आई थी, मैक्रोस्कोपिक, यानी सीधी सी बात है ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी का पार्ट है, ठीक है। ये याद रखना ही है, ये छोटी मोटी चीजें पूछ लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम किसका पार्ट है, माइक्रोस्कोपिक का है, मैक्रोस्कोपिक का है, या अभी हम यूलर्स की थ्योरी बात करेंगे तो ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम किसने दिया था, यूलर ने ही दिया था। तो कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच में क्या करते हैं कि, चलिए खाली पेज के पास चलते हैं दोबारा। इसके अंदर क्या मानते हैं, ये कोई एक बड़ा पाइप है, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं, दो सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं इसमें, ये 1 1, ये 2 2, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स्ड है, हम इसकी स्टडी कर लेंगे और फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे पाइप के ऊपर, ठीक है। अब कंटिन्यूम क्या होता है, कंटिन्यूम ये होता है कि देखिए पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनके बीच में क्या आप गैप अपनी आंखों से देख सकते हैं? देखिए माइक्रोस्कोप पे भी काफी डीप कोई हाई एक्यूरेसी वाला माइक्रोस्कोप होगा ना, उसी से आप इनकी बीच की डिस्टेंस देख पाएंगे। तो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम क्या बोलेंगे कि जो ये सीरीज ऑफ पार्टिकल है ना इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम पाइप की बात करें तो इसकी डायमीटर D होगी मान लिया, और लेंथ होगी L। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस कौन कौन सी, लेंथ, डायमीटर या उसका एरिया, उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। बहुत कम क्या, नेग्लिजिबल ही है। क्या पानी के दो पार्टिकल बीच में डिफरेंस देख पाते हो क्या आप लोग, नहीं देख पाते ना, तो नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। तो एक भाई साहब थे यूलर, जिसकी अब हम आगे बात करेंगे, उन्होंने ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम दिया था। उन्होंने क्या बोला कि भैया इन सबको एक सीरीज ऑफ पार्टिकल मान लो, इसका नामकरण किया क्या, इसको बोल दिया उन्होंने कॉन्टिनम, ठीक है। तो बस इतनी सी जानकारी लेनी है, ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है इसके बीच में। तो ये लिखा हुआ है मैंने, स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। तो ये हो गया, उसके बाद जो पॉइंट आता है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना लग रही है मुझे, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का जो एरिया है ना वो थोड़ा ब्रॉड हो रहा है, क्वेश्चन अलग अलग जगह से निकल के आ रहे हैं, तो शायद संभावना है कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब न्यूटन नंबर क्या होता है, न्यूटन नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है
इसको बोलते हैं लैम्बडा अपॉन में एल। लैम्बडा क्या होता है यहाँ पर? लैम्बडा होता है मीन फ्री पाथ। भैया मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसमें ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? एक पार्टिकल के द्वारा एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हर एक पार्टिकल जो वहां पर है, ठीक है, उसको मीन फ्री पाथ बोल देंगे। फिर क्या बोल देते हैं? ये डायमेंशनलेस पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि मीन फ्री पाथ क्या है? डिस्टेंस है। लेंथ क्या है? ये भी डिस्टेंस है। तो अगर इसकी यूनिट मीटर होगी, ये भी मीटर होगी, तो मीटर मीटर कट गया, क्या बच गया? नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं बचा भैया, ठीक है ना। तो जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो न्यूटन नंबर की यूज है वो कहां होता है? वो होता है कि भैया यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अरे भैया आ रही है तो लाइक वाइक ठोको यार, ठीक है। इतना गैप देते हैं तो लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, एक किसी अपने भाई दोस्त जिगरी रिश्तेदार किसी से शेयर भी कर दिया करो। तो कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम अप्लाई करने के लिए क्या बोलता है ये न्यूटन नंबर, कि अगर न्यूटन नंबर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी वो अगर 0.01 से ज्यादा आ गई तो भैया वहां पर कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम अप्लाई नहीं होगा। समझे बात? तो बस यही आएगा। आपको क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इसे बहुत सिंपल न्यूमेरिकल बनने की संभावना है। लैम्बडा दे देगा, एल दे देगा, दोनों को डिवाइड करो, पूछ लेगा कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम अप्लाई होगा या नहीं होगा, वैलिड है या नहीं है। अब बताओ कितना सिंपल सा सवाल है। और मेरे हिसाब से ना शायद आप लोगों ने न्यूटन नंबर के बारे में पढ़ा ही पहली बार होगा, पर सवाल बनने की संभावना यहां से मुझे लग रही है 110% यहां सवाल बन सकता है इस बार। फिर बात कर लेते हैं हम थ्योरीज की। देखिए ये लैग्रेंजियन और यूलर, महाराज मैंने बोला था ना ये टपकेंगे भी बीच में, टपक गए। तो ये है भैया थ्योरीज। तो ये थ्योरीज क्या बोलती है? लैग्रेंजियन थ्योरी बेसिकली हम इसको जो अभी जो हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो पढ़ी है ना, लैग्रेंजियन थ्योरी बस वही है। लैग्रेंजियन साइंटिस्ट का नाम है, इन्हीं ने माइक्रोस्कोपिक थ्योरी के लिए बोला था। और यूलर थ्योरी क्या है? यूलर महाराज ने तो कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये कौन से लेवल की हो गई? ये हो गई मैक्रोस्कोपिक। आगे बात समझ में? तो मैं माइक्रो और मैक्रो के लिए मैंने आपको बता दिया, 10⁻⁻⁶ और 6। कंटिन्यूम के बारे में मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब आपको जो बताना है वो मैंने क्वेश्चन यहां पे लिख रखा है कि लैग्रेंजियन थ्योरी और यूलर्स थ्योरी में से कौन सी एक्यूरेट होगी और कौन सी प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी, ये कमेंट करके बताना है। देखो आपको जिसकी कसम लगती है ना उसकी कसम में कमेंट जरूर करना, समझे बात? आई बात समझ में? अरे भैया कोई जरूरी नहीं है कसम वसम तो ऐसे ही है, मजाक है कर देना यार कमेंट। आप लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो मैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। देखिए मेरी आदत ये है, हंसी मजाक करते हुए पढ़ेंगे, बड़े आराम से सिलेक्शन करेंगे, फिर पार्टी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं, हमारे जो चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी वो आती है डेंसिटी। डेंसिटी यार ये सब ना 6th 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम होता है। यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब होती है। डायमेंशन क्या होता है इसका? डायमेंशन निकाल के बताओ चलो। यूनिट क्या है इसकी? केजी पर मीटर क्यूब। केजी के लिए आ जाएगा एम, मीटर के लिए क्या आ जाएगा? एल रेज़्ड टू पावर 3, ऊपर जाएगा तो एल की पावर -3 हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो गई? एम एल -3, ठीक है। तो ये भैया इसको देखिए कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट अगर आता है ना आप तो क्वेश्चन का कान कैसे भी पकड़ के आप घुमा सकते हैं, समझे मेरी बात? आप कभी डरेंगे नहीं। एक ये क्वेश्चन भी जो हरियाणा का जेई का पेपर हुआ था अभी, उसके अंदर ये क्वेश्चन बकायदा आया था। और झारखंड का जो पेपर हुआ था अभी असिस्टेंट इंजीनियर का, उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? कि भैया डेंसिटी के लिए जो यूनिट होती है वो 1 CGS को अगर हम कन्वर्जन करते हैं किसमें? MKS में, तो कितने टाइम्स उसकी वैल्यू हो जाती है? तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1000 टाइम्स। कैसे हो जाती है? चलो भैया ब्लैंक पेज पे चलते हैं। कलर कौन सा कलर लें? जल्दी बताओ। ऑरेंज ले? चलो ऑरेंज ले लेते हैं यार, आपकी पसंद सराखों पर। तो अब हम बात करें थे किसकी? केजी पर मीटर क्यूब था हमारे पास, उसकी यूनिट थी नहीं थी? केजी पर मीटर क्यूब को अगर हम सीजी, ये कैसी यूनिट है? एमकेएस। सीजीएस में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीजीएस में कैसे करते हो? क्या हो जाएगा? केजी की जगह ग्राम लिख दो,
मीटर ये क्या जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमको एमकेएस में। एमकेएस में ग्राम क्या हो जाता है, किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ अपॉन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर हो जाएंगे, 10⁻², 10⁻², रेज टू पावर कितना हो गया, 3। तो ये क्या बन गया, 10⁻³ अपॉन में 10⁻6, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000। हो गया नहीं हो गया। और ये कैसा था, अपन ने इसको क्या कर दिया था, केजी, यहाँ क्या कर दिया था, मीटर क्यूब। ये आ गया केजी मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो गया, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आगे बात समझ में। तो यहां से हमको एक और बात क्या बदलती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, क्या होती है जल्दी बताओ, 1000 पर केजी, 1000 केजी पर मीटर क्यूब तो होती है। किस पे कितने डिग्री पे होती है ये होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है वो मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। जैसा हमको पता है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, ठीक है। तो वो 4 डिग्री के बाद ही वॉल्यूम उसका थोड़ा सा इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये चीजें इसी तरह घुमा के पूछ ली जाती है। जो हम बोलते हैं ना, लोग बाग बोलते हैं कि ईएस की तैयारी कर रहा हूं मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं। अरे भैया एफएम थोड़ी, अब ये डेंसिटी ऐसा थोड़ी है ईएस वालों को दूसरी पढ़ाई जाएगी। मास पर मास अपॉन में वॉल्यूम तो ईएस के लिए भी वही रहेगी, एसएससी के लिए भी वही रहेगी, और हम राजस्थान जेई की तैयारी करें हमारे लिए भी वही है। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क क्या पड़ता है, इन कंसेप्ट का। वहां क्या क्वेश्चन आएगा, वहां ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि भैया कितने डिग्री टेम्परेचर के बाद जो वाटर है उसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है या फिर उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है। मास अपॉन में वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डेंसिटी कम होगी। कितने के बाद होता है, 4 डिग्री के बाद। तो भैया आप भी मतलब ये से सवाल करने लग गए, आई नहीं आई बात समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास चलते हैं अब हम। अरे इसी प्रॉपर्टी में भी तो काफी पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर डेंसिटी। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कहां पर है वो मैंने बता दिया आपको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डेंसिटी ऑफ एयर 1.21 केजी पर मीटर क्यूब। इनका कभी कभी क्या है, रेशियो पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा आप रेशियो। फिर बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड्स। तो देखिए ऑब्जर्व्ड डेटा ही है, तो ये अब देखिए यहाँ पर कोई बताने से मतलब है नहीं कि एक एटीएम पे इसकी डेंसिटी होती है 998 केजी पर मीटर क्यूब, 100 एटीएम पे उसकी डेंसिटी हो जाती है 1003 केजी पर मीटर क्यूब। कितना वेरिएशन आया, वेरिएशन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, ऐसे निकालते हैं ना, इंटू 100। तो इससे जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0.5%, जो कि बहुत ही कम है। तो हम क्या मानते हैं कि लिक्विड्स इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम ये मान लेते हैं। आई बात समझ में। तो ये रीजन है उनका कि लिक्विड्स को ज्यादातर इनकम्प्रेसिबल क्यों मानते हैं हम। फिर बात कर लेते हैं टेम्परेचर ऑन लिक्विड्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर लिक्विड्स। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 998 डेंसिटी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। और 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाती है, 975 केजी पर मीटर क्यूब। जब हम वेरिएशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.3%। अगेन 2-2.5% वेरिएशन। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 20 से 75 डिग्री। इतना डिफरेंस क्या देखने को मिलता है क्या भैया, भारत में तो नहीं देखने को मिलता 75 डिग्री का। तो ठीक है, तो अगेन हम क्या मान लेंगे कि लिक्विड्स पे टेम्परेचर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस तो भैया ये नोट आपके काम का है, लिक्विड इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है भैया, हर चलो आगे चलते हैं। फिर बात कर लेते हैं गैसेस के ऊपर। देखिए फ्लूइड्स कैसे थे, लिक्विड्स थे गैसेस थे। लिक्विड्स की हमने बात कर ली, दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर बात कर लेते हैं किसकी, गैसेस की। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, जनरल गैस इक्वेशन, वो थी पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इसी से हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली देखो ज़्यादा, अगेन मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है।
हम क्या करते हैं, हमने यहाँ रखा टेम्परेचर को कांस्टेंट, ठीक है भैया, 3 वेरिएबल है यहाँ पे, प्रेशर भी है और क्या है, डेंसिटी। अब ये डेंसिटी कहाँ दिख रही है आपको इस फॉर्मूले में? चलो चलते हैं ब्लैंक पेज के पास। कलर कौन सा लें? येलो। चलो येलो ले लेते हैं। जैसे ही हम ब्लैंक पेज पर आए तो हमें क्या पता चला यहाँ से, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या होता है यहाँ पर, सॉरी एन तो वो होता है मोल्स, आर क्या होता है, आर होता है यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है इसकी, क्या होती है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, है कितनी होती है, 8.314। ठीक है, पाई से इसको याद कर सकते हैं, 3.14 के आगे क्या लगाना है, सिर्फ 4 का 2 गुना करके लगाना है। तो ये होती है। वैसे ये काम की तो है नहीं ज़्यादा, अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है वो भाई इसको याद कर सकता है, या बहना कोई भी कर सकता है तैयारी। तो फिर हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि ये क्या है, वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम का साइन मैं इसी तरह बनाऊंगा, वी बना के उसके अंदर थोड़ा सा कट लगा दूंगा, क्योंकि जब हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे ना तो वहां पर वी वेलोसिटी के लिए हम यूज करेंगे। इस वी को जब हम नीचे भेजेंगे तो P इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, वो आ जाता है एम आर टी। किसके लिए होता है ये सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए है ये फॉर्मूला से, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। एम क्या है, एम है यहाँ पर मास, आर क्या है, अब ये तो आर यहाँ पर था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ पर है आर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब ये होगा कि ये जो भी गैस है उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। मतलब ये गैस टू गैस ये वेरी करेगा, यहाँ पर आर किसी के लिए वेरी नहीं कर रहा था, कोई सी भी गैस हो यहाँ पर, चाहे एलपीजी हो चाहे सीएनजी हो कुछ भी हो, उसके लिए आर यू की वैल्यू सेम रहेगी। पर इस आर की जो ये आर यहाँ पर अब जो बन के आया है उसकी वैल्यू गैस टू गैस वेरी कर सकती है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, जब इस वॉल्यूम को हम नीचे भेज देंगे, याद तो क्या इसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहां बन जाएगा ये डेंसिटी आर इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो भैया इसी के अंदर फेरबदल करने हैं हमारे को। हमने क्या करा, देखिए 3 वेरिएबल है हमारे पास, टी भी है, डेंसिटी भी है, प्रेशर भी है। तो हम क्या करते हैं, एक बार टी को मान लिया कांस्टेंट, फिर क्या देखा हमने, टी को कांस्टेंट मान लिया, आर तो खुद कांस्टेंट होगा गैस के लिए, पी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेंसिटी। मतलब जैसे जैसे पी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, या फिर जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ी है मतलब प्रेशर भी बढ़ ही रहा है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इन गैसेस P इंक्रीजेस, या फिर वेरिएशन इन P हम लिख सकते हैं एज P इंक्रीज होगा वैसे क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं किसकी, हम अब किसकी बात करनी है, टेम्परेचर की भी तो बात करनी है। अब क्या टेम्परेचर की बात करेंगे तो P को कांस्टेंट मार देते हैं, P को कांस्टेंट मार दिया तो क्या आ गया, इन गैसेस, क्या पता चला हमें, P इज इक्वल टू रो आर टी। कौन कांस्टेंट है यहाँ पर, ये कांस्टेंट है, और कौन कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट है हमारे पास। तो रो और टी कैसे आ गया, हमको तो आगे भेजना पड़ेगा, तो 1/t कैसा डिपेंडेंसी आ गई, इनवर्सली डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो एज टी इंक्रीजेज क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, गर्म पानी में हाथ डालना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू ठंडे पानी में हाथ डालने के मुकाबले। समझे, डालना नहीं है हाथ, कहीं कोई हाथ डालो कमेंट करो अरे सर मैंने तो हाथ डाला था चल गया, भैया ऐसे पागलबंदी करोगे तो चलेगा ही। फिर क्या बात करते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। देखिए ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, फिर देखो मैं सही में आप लोगों से वादा कर रहा हूं, इतना मस्ती में पढ़ाऊंगा ना आपको एफएम, आप भी याद रखोगे किससे एफएम पढ़ी थी, सच बोल रहा हूँ, इतने मस्ती मजाक करते हुए पढ़ेंगे हम। फिर बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये बोलता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड।
स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन से हो जाएंगे? लिक्विड के केस में कौन होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड? वाटर। गैसेस के केस में कौन होता है? एयर। तो चलिए अब हम अलविदा लेते हैं आप लोगों से, बाकी का पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। ओके, बाय बाय।